आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विटामिन बी 1 के बारे में, यानी थायमीन के बारे में। इसे एंटी बेरीबेरी फैक्टर भी कहा जाता है। यहाँ फैक्ट्री लिख दिया गया है, सही कर लीजिएगा आप लोग, फैक्टर होगा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम विथ रमा में। ये चैनल आप सभी लोगों के सहयोग के लिए बनाया गया है जो टीचिंग एग्जाम के लिए समर्पित है। तो शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। थायमीन की खोज की प्रक्रिया 1855 में प्रारंभ हो गई थी। फिर उसके बाद 1897 में आई जैकमैन ने पक्षियों पर एक प्रयोग किया। आई जैकमैन ने पक्षियों पर प्रयोग किया। फिर आता है पक्षियों को धुले हुए या पॉलिश किए हुए चावलों को खिलाए जाने पर उनमें बेरी जब रोग देखा गया, तो फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ पक्षियों को इलाज के तौर पे उन्हें बिना पॉलिश के और छिलके वाले चावल खिलाए गए, जिससे उनके बेरी में सुधार देखा गया। उसके बाद 1911 में वैज्ञानिक फंक ने इस दिशा में बेरी विटामिन की खोज की। उसके बाद 1927 में जॉनसन एवं डथ ने वैज्ञानिकों ने चावल की ऊपरी परत से थायमीन के रवे को अलग किया। 1936 में डॉक्टर आर विलियम ने थायमीन को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया, यानी इसकी खोज करने के लिए लैब में इसका रिसर्च हुआ, जो तब सबके सामने आया कि चावल के जो भूसी छिलके होते हैं उसमें थायमीन पाया जाता है। इसीलिए हमें अपने खाने में चावल को पॉलिश किया हुआ नहीं खाना चाहिए और मशीन का कूटा हुआ चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन बी 1 नष्ट हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में बेरी नामक रोग देखने को मिल सकता है। अगला है थायमीन की विशेषताएं क्या क्या है। तो ये पूर्णतः जल में घुलनशील होता है और आंशिक रूप में अल्कोहल में घुलनशील होता है। ये अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है। इसे 120 डिग्री सेल्सियस पर यदि 30 मिनट तक गर्म किया जाए तो यह नष्ट नहीं होता। क्षारीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में कमरे के तापक्रम पर भी नष्ट हो जाता है। ये इसका स्वाद खमीर जैसा होता है और गंध विशेष प्रकार का देखने को मिलता है। अब थायमीन प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले श्रेणी में आता है कौन सा बेस्ट सोर्स होता है थायमीन का। तो सूखा खमीर, हाथ का कूटा चावल, गेहूं की मिग्गी, जो गेहूं वाला जो आता है दलिया, उसी को गेहूं की मिग्गी कहते हैं, सोयाबीन, साबुत दाल, तिल, ये सारे सोर्सेस आते हैं बेस्ट कैटेगरी में। अगला है उत्तम साधन कौन कौन से हैं, तो इटालियन मिलेट है, संपूर्ण अनाज है, फलियां, रागी, तेल बीज व सूखे मेवे, हरा चना, यकृत, उड़द दाल आते हैं उत्तम साधन की श्रेणी में। अगला है सामान्य स्रोत के अंतर्गत आता है मछली, मांस, गेहूं का आटा, मूली का पत्ता, चुकंदर, फल, दूध, धनिया पत्ता, करी पत्ता, ये सारे आते हैं सामान्य स्रोत में विटामिन बी 1 के। अगला है थायमीन के क्या क्या कार्य हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये वृद्धि में सहायक होता है। पहला कार्य तो दिया है वृद्धि में सहायक। वृद्धि में कैसे सहायक होता है, तो थायमीन शारीरिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विटामिन व्यक्ति के भूख को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति संतुलित आहार ग्रहण करता है, और जब भूख बढ़ती है तो निश्चित ही पर्याप्त मात्रा में आहार ग्रहण किया जाएगा, जिससे शरीर के सभी अंगों को पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते रहेंगे और शरीर की वृद्धि होती रहेगी। दूसरा पॉइंट है श्वेत रक्त कणिकाओं को रोगाणु क्षमता में भक्षण करना। यह है कि थायमीन रक्त में उपस्थित WBC की रोगाणु भक्षण क्षमता में वृद्धि करता है। तीसरा पॉइंट है पाचन क्रिया में सहायता करता है विटामिन बी 1। थायमीन पाचन तंत्रों एवं आंतों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। इस विटामिनहीनता के कारण पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती या धीमी पड़ जाती है। जिस व्यक्ति में अधिक देखने को मिलता है थायमीन की कमी, उसका पाचन तंत्र अच्छे से फंक्शन नहीं करता। चौथा पॉइंट है कार्बोज की चयापचय में सहायक।
कार्बोज के चयापचय में सहायक, तो थायमिन कार्बोज के चयापचय के लिए आवश्यक होता है। यदि थायमिन का हमारे शरीर में कमी देखने को मिलेगा तो उस कार्बोज का चयापचय हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा। फिर आता है नाड़ियों को सामान्य स्थिति में बनाए रखना। यहाँ नदी लिखा गया है। नाड़ियों को सामान्य स्थिति में बनाए रखने के लिए भी थायमिन की आवश्यकता होती है। नाड़ियों में थायमिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। यह नाड़ियों के आवरण में माइलिन शीथ को स्वस्थ एवं चुस्त बनाए रखने में सहयोग करता है। थायमिनहीनता के कारण माइलिन शीथ, मस्तिष्क, सुषुम्ना नाड़ी आदि कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, फलतः नाड़ी संस्थान में विकृति उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है अगली स्लाइड में हमारे थायमिन की कमी का प्रभाव क्या क्या होता है। तो थायमिन का सामान्य प्रभाव देखने को मिलता है। एक व्यक्ति के अंदर भूख नहीं लगता, उसको पाचन प्रणाली गड़बड़ हो जाती है, चक्कर आना, चिड़चिड़ा होना, सांस फूलना, सामान्य कार्य में अरुचि पैदा करना, सिर दर्द, पेट दर्द, अस्थिरता, मानसिक असंतुलन, पैरों में कमजोरी महसूस होना, निराशा, बात बात पर क्रोध करना, वजन में कमी, अपच, अतिसार, ये सारी सामान्य लक्षण है। अब देखेंगे थायमिन की कमी का प्रभाव एक स्पेसिफिक एज ग्रुप पे कैसे पड़ता है, जैसे कि शिशु पे कैसे प्रभाव। अब देखेंगे कि स्पेसिफिक एज में कैसे थायमिन प्रभावित करता है, जैसे शिशु में, वयस्क में या वृद्ध व्यक्ति में कैसे प्रभावित करता है। पहला आ जाता है शुष्क बेरी यानी कि ड्राई बेरी मुख्यतः वयस्क में पाया जाता है। इसको शुष्क बेरी इसलिए कहा जाता है, इस रोग में मांसपेशियां क्षीण होने लगती है, यानी मांसपेशियां नष्ट होने लगती हैं, हाथ पैर सूख कर कांटे के समान हो जाता है, इसीलिए इसे ड्राई बेरी कहा जाता है। इसके लक्षण क्या क्या है, तो मांसपेशियां अधिक कमजोर होती हैं, जिससे चलने में परेशानी का अनुभव होता है। नाड़ी संस्थान का ह्रास होने लगता है, जिसके कारण हाथ पांव शून्य होने लगते हैं। चिड़चिड़ापन, भुलक्कड़पन, आत्महत्या का विचार आना, ये सारी चीजें ड्राई बेरी में देखने को मिलता है। फिर आता है वेट बेरी यानी आर्द्र बेरी। दूसरा प्रकार है आर्द्र बेरी। यह आर्द्र बेरी का मुख्य लक्षण है शरीर में सूजन होना। सूजन के कारण बेरी को आर्द्र बेरी कहा जाता है। सूजन शुरुआती के दिनों में पैरों में होती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर हाथ, चेहरा, गर्दन सभी अंग में सूजन होने लगता है। इसके लक्षण है ओडिमा, शरीर में पानी जमा होने की शिकायत हो जाती है, नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है, सांस लेने में कष्ट होता है व्यक्ति को, टांगों की मांसपेशियों में सूजन आ जाता है, हृदय का धड़कन तेज होने लगता है। फिर आता है बाल बेरी। इस प्रकार का बेरी रोग शिशुओं में देखा जाता है, मतलब इन्फेंट में देखा जाता है। यह रोग कब देखा जाता है, जब दूध पिलाती माता को आहार में जब पर्याप्त मात्रा में विटामिन B1 नहीं मिलता, तो उसके दूध में इस विटामिन की कमी हो जाती है, फलतः स्तनपान करने वाले शिशुओं में भी इस विटामिन की कमी देखी जाती है। इसके लक्षण क्या क्या है, तो इसमें भी वही लक्षण है जो शुष्क और ड्राई और वेट बेरी में देखने को मिला था। पाचन संस्थान संबंधी दोष होगा, बेचैनी महसूस होगी, बच्चे को नींद नहीं आएगी और रोग बढ़ने के साथ साथ हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। इसके उपचार क्या क्या है, इसके उपचार है विटामिन B कॉम्प्लेक्स आहार में बढ़ा देनी चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आहार में बढ़ा देनी चाहिए। पॉलिश किए हुए चावल को आहार के रूप में नहीं लेना चाहिए। साबुत दाल की जगह दाल होगा, दाल बिना पॉलिश किए हुए भूसी वाली चावल लेनी चाहिए। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ आहार में शामिल करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन से और आवश्यक विटामिन, खनिज, लौट पर्याप्त रूप से हम अपने पोषक तत्वों में शामिल करेंगे पोषण में, तो इस बीमारी से निजात मिल सकता है। इसीलिए अपने भोजन को संतुलित आहार रखना चाहिए। ये नहीं कि हमारा पेट भर रहा है तो सही खाना हमारे लिए सही है, पेट भरना आवश्यक नहीं है। हमें उस खाना से कितना पोषक तत्व मिल रहा है कि जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। यदि आवश्यकता के अनुकूल हमें भोजन से पोषक तत्व प्राप्त हो रहा है तो ठीक है, यदि नहीं हो रहा है तो वो हमारे लिए संतुलित आहार नहीं होगा। संतुलित आहार में एक संतुलित आहार की थाली में आता है चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, दही, घी और
इसमें आप पाए जाते हैं कार्बोज, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन। ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर रेशियो में अगर हमारे भोजन में डेली हम लोग लेते हैं तो हमें किसी बीमारी की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना था। अगले विटामिन की सीरीज में आप लोगों को कोई एक नया और विटामिन देखने को मिलेगा जिसका डिटेल डिस्कशन मिलेगा। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं फिर अगले सीरीज विटामिन के सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।